अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं। पहला क्वेश्चन आता है प्रोग्राम, दूसरा फिर से कोड, तीसरा क्वेश्चन फिर से प्रोग्राम आ जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, पसीने से आप शराबूर हो रहे हैं, कख बल्ले नहीं पड़ रहा। इतने में आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप शुक्र अदा करते हैं कि ये एक सपना था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा भयानक ख्वाब कभी हकीकत ना बने तो आओ मेरे साथ प्रोग्रामिंग सीखो। मैं हूं साकिब नूर, आपका कंप्यूटर हैकर, और आज मैं आपको प्रोग्रामिंग के ऐसे हैक सिखाने जा रहा हूं जिसके बाद ना सिर्फ आप प्रोग्रामिंग को हैक कर सकेंगे बल्कि कोडिंग को क्रैक कर सकेंगे। तो आज हमारा फन कोचिंग सेशन का डे 1 है, जिसमें आपको सी प्रोग्रामिंग के ऐसे बेसिक सिखाने जा रहा हूं जिसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि बेसिक जान लेने के बाद आपका ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि आप फ्यूचर के स्टार सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द बिग पिक्चर ऑफ दिस लेक्चर। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड, और एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको 3 स्टार इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि इस पोर्शन में से एंट्रेंस टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इस हवाले से इसको मैं 2 स्टार इंपॉर्टेंस दूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सी। उसके बाद नंबर 5 पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको भी मैं 2 स्टार इंपॉर्टेंस दूंगा। उसके बाद नंबर 6 पे स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम। नंबर 7 पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें से एग्जामिनर जो है वो काफी क्वेश्चन सेट कर सकता है। आई मीन 20 to 30% क्वेश्चन इस पोर्शन में से आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको 4 स्टार जो है वो इंपॉर्टेंस दूंगा। नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे बग एंड डिबग, और इसमें से भी क्वेश्चन सेट होते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको भी मैं 4 स्टार इंपॉर्टेंस दूंगा। और लास्ट में हम अनस्ट्रक्चर्ड वर्सेस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे, और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसको मैं 3 स्टार इंपॉर्टेंस दूंगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो सामने आपके एक पिक्चर है जिसमें एक बच्चा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मेरा रूम क्लीन कर दो, मेरा रूम को साफ कर दो। तो क्या कंप्यूटर इसकी बात को समझ रहा है? कंप्यूटर आगे से एरर प्रेजेंट कर रहा है कि एरर आ गया, क्योंकि उसको कोई मोटिवेशन नहीं हुई। क्योंकि जब आप कंप्यूटर को कहेंगे कि मेरा रूम क्लीन कर दो, तो क्या वो रूम क्लीन करना स्टार्ट कर देगा? तो उसको तो कुछ पता नहीं चला, तो उसको कोई मोटिवेशन नहीं होगी। जैसे कि इस कंप्यूटर ने जो है वो नाराजगी का इजहार किया और उसको कोई मोटिवेशन नहीं, और उसने उसकी इंस्ट्रक्शन पे बिल्कुल भी कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया। नेक्स्ट पिक्चर में देखें कि एक बच्चे ने प्रोग्राम लिखा है, जैसे आप लोग भी प्रोग्राम करते हैं, कोडिंग लिखते हैं। प्रोग्राम लिखा, उसको प्रोग्राम लिखते हुए बहुत सा टाइम हो गया, उसने कोड लिखा, लेकिन वो 2 घंटे बाद पता चला कि ये प्रोग्राम उसका चल ही नहीं रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रही, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसने उसमें मिस्टेक कर दी कि उसने उसके सेमीकोलन से टर्मिनेट ही नहीं किया, यानी प्रिंट स्टेटमेंट उसने लिखी लेकिन उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि उसका प्रोग्राम ही नहीं चला। तो यही बेसिक्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जब आप बेसिक सीख लेंगे तो ऐसी मिस्टेक्स जो है वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि बाप को कोड करते रहे, लोग प्रोग्राम लिखते रहे और आपको पता चले कि कोड तो एंड पे चला ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम के हवाले से आपका प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको मैं ट्रैक कर रहा हूं, आपने कमेंट्स में इसका आंसर मुझे देना है। क्वेश्चन है which of the following best define a program? Choice A है a set of instructions written in any language, B है a set of instructions executed by a computer, C है a sequence of instructions written to solve a problem, D है a collection of commands understood directed by hardware। जी कमेंट्स में आपने इसका आंसर देना है। जिनको लगता है a set of instructions written in any language is a right answer, तो absolutely wrong। जिनके ख्याल में a set of instructions executed by a computer is a right answer, तो वो भी wrong है। जिनके ख्याल में डी चॉइस तो आंसर ठीक होना ही होना है, ये बेस्ट चॉइस है, ये सही है, तो वो भी गलत है। A collection of commands understood directed by hardware is a wrong answer।
आपको लग रहा होगा कि ये तो चारों चॉइसेस ही प्रोग्राम को डिफाइन कर रही हैं, तो फिर सर क्यों रॉन्ग कर रहे हैं? तो ये मैंने आपको ट्रैप किया है। तो हमने इसमें से बेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज आंसर ढूंढना है जो प्रोग्राम को बेस्ट वे में डिफाइन करता है। पहली इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, तो वो भी प्रोग्राम लगती है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन अगर हमने अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो प्रोग्राम होगा जो कि सी चॉइस सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस कोड करते हैं तो वो प्रोग्राम होता है, इसलिए सी इज अ बेस्ट चॉइस। अगर आप कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ कमांड्स जो है वो कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, तो बिल्कुल करता है, लेकिन जब हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे तब वो एग्जीक्यूट करेगा, तो वो प्रोग्राम है। अगर आप कहेंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को चलाता है, तो वो प्रोग्राम ही कहलाता है, लेकिन वो उस वक्त प्रोग्राम होता है जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देते हैं। जैसे आप अपने छोटे भाई को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो किसी काम करने के लिए, तो वो समझे ना समझे, आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे पाए ना पाए, लेकिन फिर भी वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ करता है। तो इसी तरह अगर आप कंप्यूटर को क्लियर एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो काम करेगा। अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते तो वो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, कंप्यूटर आपके लिए बेकार है। इसलिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो एब्सोल्युटली प्रोग्राम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज? ए है ऑल प्रोग्राम्स आर एल्गोरिथम्स, बी है ऑल एल्गोरिथम्स आर प्रोग्राम्स, सी है सम एल्गोरिथम्स मे नॉट बी प्रोग्राम्स, डी है प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिथम्स आर आइडेंटिकल। तो जिनको लगता है कि ऑल प्रोग्राम्स आर एल्गोरिथम, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिनके ख्याल में ऑल एल्गोरिथम्स आर प्रोग्राम्स, तो वो भी गलत हैं। जिनके ख्याल में प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिथम्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों सेम है, एल्गोरिथम से प्रोग्राम बनता है, तो मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स कॉमनली यही सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स आइडेंटिकल है। दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि एल्गोरिथम लिखा जाता है पहले कोड से, ठीक है, आपकी बात सही है। आप स्टूडेंट कह रहे होंगे सर पहले तो एल्गोरिथम लिखा जाता है, एल्गोरिथम पेपर पे लिखा जाता है सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस में, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तमाम एल्गोरिथम प्रोग्राम्स नहीं बन सकते, तमाम एल्गोरिथम्स को प्रोग्राम की शक्ल में कोड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सम एल्गोरिथम्स में नॉट बी प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जो प्रोग्राम नहीं भी बन पाते, जिनको प्रोग्राम की शक्ल में इंप्लीमेंट हम नहीं भी कर सकते। तो सी इज अ राइट आंसर। वहां प्रोग्राम एल्गोरिथम जरूर होते हैं, एल्गोरिथम से ही प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इसलिए ए चॉइस थी ऑल प्रोग्राम्स। लेकिन कुछ एल्गोरिथम, सारे एल्गोरिथम को प्रोग्राम की शक्ल में इंप्लीमेंट हम नहीं कर सकते, इसलिए सी इज अ राइट आंसर। प्रोग्राम को अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस के बाद बहुत सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो गया होगा, तो मैं यहां मजीद डिस्कस कर देता हूं प्रोग्राम के हवाले से। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है कोड जो कंप्यूटर को दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अगर अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमने कोई कंप्यूटर से काम करवाना है, कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवाना है, तो हमें कोड देना पड़ता है, वरना कंप्यूटर हमारे लिए बेकार है। तो सबसे पहले कोड, इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर। नंबर 2 डाटा प्रोसेसिंग। अगर हमने कुछ भी डाटा प्रोसेस करवाना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, मैनिपुलेशन करवानी है, देन डाटा प्रोसेसिंग जो है वो भी प्रोग्राम है। कमांड एग्जीक्यूशन, अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शंस कैरी करवानी है कंप्यूटर को और कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करवानी है, देन वो भी प्रोग्राम है। कुछ रिजल्ट्स, आउटकम हमने प्रेजेंट करवाने हैं इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से, देन हम प्रोग्राम को यूज करेंगे। और कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को हमने मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और कंप्यूटर की हार्डवेयर एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को हमने मैनेज करना है, मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, देन हम कोड ही करेंगे, प्रोग्रामिंग ही करेंगे। तो ये तो था प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, आपने इसका आंसर कमेंट्स में देना है। व्हिच लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैक्सिमम कंट्रोल ओवर हार्डवेयर? कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करती है? ए है पाइथन, बी है सी है असेंबली, और डी है जावा। तो आपने कमेंट्स में इसका आंसर देना है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हार्डवेयर को मैक्सिमम कंट्रोल करती है। जिनके ख्याल में पाइथन
जो आजकल की लैंग्वेज है, जो आजकल सीखी जा रही है, इस पे बहुत स्टूडेंट्स फोकस कर रहे हैं पाइथन पे। तो जिनके ख्याल में ये है कि हार्डवेयर कंट्रोल कर सकती है, तो दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत से स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि सी लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर कंट्रोल की लैंग्वेज है। सबने सी, आप रेज योर हैंड, किस किसने सी लिखा है, किस किसने कमेंट में सी लिखा है? सी, आप मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे, सारे स्टूडेंट्स ने लिखा होगा कि सी, क्योंकि हम सी पढ़ रहे हैं तो सी ही ऐसी लैंग्वेज है जो हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकती है, उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने की मैक्सिमम उसमें एबिलिटी है। तो दे आर रॉन्ग। जो लोग ये समझ रहे होंगे कि जावा होगी, फिर तो जावा तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि जावा जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई है, तो वो हार्डवेयर कंट्रोल के लिए नहीं है। तो असेंबली इज अ लैंग्वेज जो हार्डवेयर को मैक्सिमम कंट्रोल कर सकती है। असेंबली लैंग्वेज में ऐसे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं जो सिस्टम के लिए होते हैं और सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो मैक्सिमम हार्डवेयर कंट्रोल को असेंबली लैंग्वेज ही कंट्रोल करती है। पाइथन जो है वो एआई डेवलपमेंट के लिए, एआईएक्स डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। जावा जो है वो गेम्स के लिए और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए। जबकि सी, आप कह रहे होंगे सर सी भी तो हार्डवेयर कंट्रोल के लिए है, सी में तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सी लैंग्वेज उतना मैक्सिमम कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल हार्डवेयर का नहीं करती जितना असेंबली लैंग्वेज करती है। इसलिए सी जो है एज कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज कम कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dear students, another question for you, which is the most correct relationship? A है all low level languages are machine languages, B है all machine languages are low level languages, C है all high level languages are machine dependent, D है all assembly languages are high level। तो आपने कमेंट्स में इसका आंसर देना है। जिनको ये लगता है कि C all high level languages are machine dependent ही इसका राइट आंसर होगा, तो they are absolutely wrong। जिनके ख्याल में ए ऑल लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेजेस, के तमाम लो लेवल लैंग्वेजेस ही मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इट्स रॉन्ग चॉइस, क्योंकि तमाम लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेज नहीं होती हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज, लो लेवल जरूर है लेकिन मशीन लैंग्वेज नहीं है। जिनके ख्याल में डी चॉइस ऑल असेंबली लैंग्वेजेस आर हाई लेवल, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग चॉइस है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑल मशीन लैंग्वेजेस आर लो लेवल लैंग्वेजेस, क्योंकि जितनी मशीन लैंग्वेजेस हैं, बाइनरी लैंग्वेज है, वो लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन मशीन लेवल से एक दर्जा ऊपर है, वो प्योरली मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन से भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाय, हेलो, आप एक दूसरे को हाय हेलो करते हो, एक दूसरे को अपनी बात समझाते हो, तो आपको बात समझ आ जाती है। जैसे ये टू फ्रेंड्स एक दूसरे को हाय कह रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि एक दूसरे से वो लैक कर रहे हैं। लेकिन जब कंप्यूटर से आपने बात करनी है तो कैसे समझाओगे? क्या कंप्यूटर आपकी बात समझेगा? आप कहोगे कंप्यूटर को हाय, तो वो तो आपको कह देगा बाय। मजाक कर रहा हूं, कंप्यूटर आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ सकता। कंप्यूटर आपकी बात तब समझेगा जब आप उसको कोड दोगे, उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, उसको प्रोग्राम लिखोगे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम उसको जब तक कोड नहीं देते सी लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म में जाके, देन कंप्यूटर हमारी बात समझता है जब हम उसको कोई कोड देते हैं। जैसे इन साहब ने कोड दिया है कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए। तो प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में की जाती है। प्रोग्राम लिखने वाला शख्स जो है वो प्रोग्रामर होता है। प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोग्राम लिखने का अमल है, और जो कोड लिखा जा रहा होता है वो प्रोग्राम होता है। और हमने उस कोड को लिखना कहाँ होता है? किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में। हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कोड लिखना होता है। तो ये प्रोग्रामिंग की टर्म्स है। नेक्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फर्क है। जो लैंग्वेज की टाइप्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है? लेफ्ट साइड पे फीचर्स हैं और राइट साइड पे हम उनका जो है कंपैरिजन करेंगे। डेफिनेशन क्या है? लो लेवल लैंग्वेज क्या है? हार्डवेयर से रेलिवेंट है, हार्डवेयर से क्लोज है, यानी हार्डवेयर ही समझ सकता है उसको, कंप्यूटर समझ सकता है, इसलिए जो है वो क्लोज टू हार्डवेयर है। हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि हम आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जब हमें समझ ही नहीं आएगी तो हम उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? तो जो लैंग्वेज हमें समझ आती है, हमारे लिए सीखनी आसान है, इसलिए हम उसमें कोड लिख सकते हैं।
तो क्लोज टू ह्यूमन का मतलब होता है कि हमारे लिए आसान है, समझना आसान, सीखना आसान, उसमें प्रोग्रामिंग करना आसान, इसलिए क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टाइल क्या होगा लो लेवल लैंग्वेज का, जैसे मशीन लैंग्वेज है तो 0101 की फॉर्म में होगी, यही कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है। असेंबली लैंग्वेज है तो वो निमोनिक्स की शक्ल में होगी। असेंबली लैंग्वेज कोड्स की लैंग्वेज है, वो भी हमारे लिए समझना मुश्किल होती है, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत टफ है, बहुत बोरिंग है। बहुत से स्टूडेंट असेंबली लैंग्वेज को नहीं पढ़ते, इसलिए कि वो कोड्स की लैंग्वेज उनको समझ नहीं आ रही होती, ऊपर से गुजर जाते हैं, बोरिंग है। तो लेकिन वो लो लेवल लैंग्वेज कंसीडर होती है। हाई लेवल लैंग्वेज कैसे लिखी जाएगी? इंग्लिश लाइक इजी सिंटैक्स। क्यों? हम जो हमें समझ आती, हमें समझ आएगी तो हम प्रोग्राम करेंगे ना यार। अगर हमें कोड ही नहीं समझ आ रहा, हम सीख ही नहीं सकते, तो हम उसमें कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? तो इंग्लिश सेंटेंसेस में, सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस में लिखने में सिर्फ फर्क ये होता है कि हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई ना कोई सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे ब्रैकेट्स हैं, सेमीकोलन्स हैं, फुल स्टॉप हैं, डबल कोट है, सिंगल कोट है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स हैं लो लेवल लैंग्वेज की, कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज जो कि 0101 की फॉर्म में है, प्योरली कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, और असेंबली लैंग्वेज है जो निमोनिक्स की लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और अर्ली लैंग्वेज में चले जाएं तो पास्कल, कोबोल, बेसिक, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्पीड वेरी फास्ट, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंडेबल होती है, मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है, इसलिए उसको किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। कंप्यूटर की अपनी नेटिव लैंग्वेज है तो वो फास्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, तो पहले वो ट्रांसलेट होती है, फिर एग्जीक्यूशन होती है, तो इसलिए उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। इजी ऑफ लर्निंग वेरी डिफिकल्ट है लो लेवल, क्योंकि हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो हम 0101 की फॉर्म कैसे समझ सकते हैं? तो इसलिए वेरी डिफिकल्ट है हमारे लिए। हाई लेवल हम समझ सकते हैं, इसलिए सीखना आसान है। ट्रांसलेटर नीड, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज को तो किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी हमें जरूरत होती है। जब हम उर्दू बोलते हैं, हम पंजाबी बोलते हैं, हम बात करते हैं ना, हमें किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। कोई हमारे से पंजाबी में बात करे, हमारे से उर्दू में बात करे, हम फौरी उसकी बात समझ लेते हैं। लेकिन यही अगर हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहां में हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, हमें ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। ठीक है, हमें अरबिक नहीं आ रही होती, जो अरब कंट्रीज में जाएंगे वहां अरबी बोलेंगे, हमें समझ नहीं आएगी, हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है। तो इसलिए नेटिव लैंग्वेज किसी की है तो वो तो उसके लिए आसान है, लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज से उससे बात कर रहा है तो उसको समझने की जरूरत है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर को समझने की जरूरत है, इसलिए इसको ट्रांसलेटर की जरूरत है। असेंबली लैंग्वेज को भी ट्रांसलेटर की जरूरत है, क्योंकि असेंबलर उसका ट्रांसलेटर है जो इस कोड्स को, निमोनिक्स को मशीन बाइनरी कोड में चेंज कर देता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हमेशा ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर को बात समझाने के लिए। उसके बाद मशीन डिपेंडेंसी, मशीन डिपेंडेंट है लो लेवल लैंग्वेज की। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके कोड को अगर हम किसी और मशीन में करने लगेंगे तो हमें वहां पे फॉर्मेट चेंज चाहिए, उस मशीन का प्रोसेसर चेंज चाहिए। यानी अगर मोटरोला का प्रोसेसर एक सिस्टम में लगा हुआ है, एक में इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि मोटरोला पे चलने वाला प्रोग्राम इंटेल के प्रोसेसर पे भी वो चले, इंटेल का प्रोसेसर भी उसको सपोर्ट करे, इसलिए ये मशीन डिपेंडेंट होती है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, उसका आईडीई किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर दें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम उसकी कोडिंग करें, चाहे वो मोटरोला का सिस्टम है, चाहे इंटेल का है, चाहे डेल का है, एचपी का है, कुछ भी है, किसी भी कंपनी का है, तो वहां पे प्रोग्राम आसानी से चल सकता है। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट प्रोग्राम राइटिंग, कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। लो लेवल लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे लिए लिखना एक तो बहुत कठिन होता है और हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में एक लाइन लिखते हैं तो वो लो लेवल लैंग्वेज की 10 लाइंस के बराबर है। यानी एक लाइन हमने प्रिंटफ लिखी है ना, प्रिंटफ में हमने हेलो लिखा है, तो वो लो लेवल लैंग्वेज की 5 से 6 लाइनें 0101011010 इनमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज आसान है, इंग्लिश सिंटैक्स में लिखना आसान है, हमारे लिए समझना आसान, तो हम आसानी से उसको लिख सकते हैं और फास्टली प्रोग्राम कोड कर लेते हैं। देन एरर डिटेक्शन डिफिकल्ट है मशीन लेवल लैंग्वेज में लो लेवल में, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती कि एरर कहां है, हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसलिए एरर ढूंढना, उसको फाइंड करना, उसको डिबग करना मुश्किल होता है हमारे लिए। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में आसान होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी अपनी जुबान में लिखी हुई है। यूज उसका क्या है, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है, यानी कि हाई लो लेवल लैंग्वेज जो है वो उससे सिस्टम प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं।
हार्डवेयर कंट्रोल के लिए जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन भी किया था कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सिस्टम हार्डवेयर को मैक्सिमम कंट्रोल करती है, तो उसका आंसर आप लोगों ने सी दिया था, मैंने आप उसका आंसर असेंबली लैंग्वेज दिया था। तो असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है जिससे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल किया जा सके जिनसे। और हाई लेवल लैंग्वेज मोस्टली ऐसी लैंग्वेजेस जिनसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, मां सिवाय सी के। सी लैंग्वेज जो है उसमें दोनों फीचर्स हैं। सी लैंग्वेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते हुए मेमोरी एक्सेस करते हुए जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उस वक्त वो लो लेवल लैंग्वेज कंसीडर होती है। और जब एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं उस वक्त वो हाई लेवल लैंग्वेज बन जाती है। तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, दरमियान में है, दोनों के उसके फीचर्स जो है शामिल है। जबकि जावा, पाइथन ये प्योरली जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is true for all programming languages? They are machine dependent, B है they require translation before execution, C है they are easy to understand, D है they use English like syntax। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए? तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हो रही है, सिर्फ सी की बात नहीं हो रही। तो आपने हमेशा स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट समझने के बाद चारों चॉइसेस को देखना है। ये नहीं कि पहले आपको सी, जैसे आपने सी चूज कर लिया, आपको लगा कि सी की बात हो रही है, सी पढ़ रहे हैं तो सी इज द राइट आंसर, फौरी तौर पर आपने पिक नहीं कर लेना। आपने जब तक स्टेटमेंट को समझने के बाद चारों चॉइसेस को ऊपर से नीचे तक देख नहीं लेना, आपने आंसर नहीं देना, उसको अंडरस्टैंड करना है, फोकस करना है, फिर आपने राइट आंसर बेस्ट चॉइस को चूज करना है। तो इसमें ए दे आर, जिनको लगता है कि दे आर मशीन डिपेंडेंट, तो आपको लग रहा होगा कि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मशीन डिपेंडेंट है, तो बिल्कुल भी नहीं है, इज अ रॉन्ग आंसर। जिनके ख्याल में दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो आसान है समझनी। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान नहीं होती, जाहिर है उनके रूल्स हैं, सबके मुख्तलिफ सिंटैक्स होते हैं, उनको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए सी चॉइस भी आपकी रॉन्ग है। और जिनके ख्याल में ये हो सकती है कि दे यूज इंग्लिश लाइक सिंटैक्स, तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंग्लिश सिंटैक्स होता है, लेकिन उसके अलावा सिंबल्स भी होती हैं, उसके अलावा भी हमें मैथमेटिकल नोटेशंस भी यूज करनी पड़ती हैं। तो ये इंग्लिश लाइक सिंटैक्स प्योरली तो ना हुआ, तो डी इज अ रॉन्ग चॉइस। राइट चॉइस कौन सी है? बी है, क्योंकि दे रिक्वायर ट्रांसलेशन बिफोर एग्जीक्यूशन। यानी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें भी हम प्रोग्राम करते हैं, पाइथन है, कबोल है, सी प्लस प्लस है, सी है, हम जावा है, हम उनमें जो प्रोग्राम लिखते हैं उनको तो ट्रांसलेशन की जरूरत है, क्योंकि अब हमने कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी जब तक हम उनको अंडरस्टैंड, कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं बनाएंगे। तो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज। अब बात हो रही है हाई लेवल लैंग्वेज की, पहले बात हो रही थी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, अब आपने फोकस करना है सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज पे और कमेंट्स में इसका आंसर देना है। ए है दे आर मशीन इंडिपेंडेंट, बी है दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, सी है दे कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, और डी है दे रिक्वायर अ ट्रांसलेटर। तो जिनको लगता है कि ट्रांसलेटर की जरूरत है, तो ट्रांसलेटर की जरूरत तो है, तो हमने तो फॉल्स स्टेटमेंट देखनी है, तो वो तो ट्रू स्टेटमेंट है कि उनको ट्रांसलेटर की जरूरत है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ मशीन अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए होता है, तो डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिनके ख्याल में दे आर मशीन इंडिपेंडेंट, कि किसी भी मशीन में चलाया जा सकता है, तो वो भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमने तो फॉल्स देखनी है, तो ये भी रॉन्ग है। जिनको लगता है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि दे कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट की जा सकती है कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को हम डायरेक्टली तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यही तो जनाब आंसर था कि फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी सारी जो है वो ट्रू है। दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, समझनी भी आसान है, ठीक है, उसके लिए ट्रांसलेटर भी चाहिए और मशीन इंडिपेंडेंट भी है, ये सारी ट्रू स्टेटमेंट थी, लेकिन हमने फोकस करना था फॉल्स स्टेटमेंट पे। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारी थी कि ये कंप्यूटर पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती, लो लेवल जो लैंग्वेजेस होती हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। इस टॉपिक को समझने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। स्टूडेंट क्लेम करते हैं, आप लोग क्लेम करते हो कि मशीन कोड इज जस्ट कंप्रेस्ड सोर्स कोड, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट रॉन्ग? कि मशीन कोड जो है वो एक जस्ट कंप्रेस्ड सोर्स कोड है, तो क्या ये स्टेटमेंट
सही है या गलत है। अगर आप क्लेम करते हो कि स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये रॉन्ग क्यों है, ये आपने चॉइसेस में से आपने कमेंट्स में मुझे राइट चॉइस बतानी है कि ये क्लेम जो आप करते हो कि उससे स्टेटमेंट जो है मशीन कोड कंप्रेस्ड सोर्स कोड है और ये रॉन्ग है, तो कैसे है। ए है मशीन कोड इज इनक्रिप्टेड, बी है मशीन कोड इज बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, सी है सोर्स कोड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, डी है मशीन कोड कंटेन्स कमेंट्स। तो जिनके ख्याल में सी चॉइस सोर्स कोड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कि सोर्स कोड तो कंप्रेस हो ही नहीं सकता इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि सोर्स कोड वाकई कंप्रेस नहीं हो सकता। लेकिन हमने इसमें से बेस्ट और मोस्ट प्रिसाइज जो आंसर है वो तलाश करना है, उस पर फोकस करना है। तो ये सी ठीक है, आपकी बात ठीक है, सोर्स कोड कैन नॉट बी कंप्रेस, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रिसाइज आंसर क्या है वो ढूंढे। जिनको लगता है कि ए है मशीन कोड इज इनक्रिप्टेड, मशीन कोड इनक्रिप्टेड है, तो वो भी रॉन्ग है। मशीन कोड तो पहले ही कोडेड फॉर्म में है, बाइनरी लैंग्वेज में है, वो मजीद इनक्रिप्टेड क्या इनक्रिप्ट फॉर्म में क्या होगा। जिनको लगता है मशीन कोड कंटेन्स कमेंट्स, कि क्या मशीन कोड कमेंट्स रखता है, रॉन्ग, कोई कमेंट्स नहीं है। बी will be a right choice, machine code is binary instructions, machine code क्योंकि binary instruction है, source code को बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता भाई, कोई उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो machine code is binary instructions ये right choice है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है जो क्लेम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which statement about source code is most accurate, source code के हवाले से कौन सी accurate है। ए है it is directly executed by CPU, CPU डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, इट इज ऑलवेज रिटन इन मशीन लैंग्वेज, बी चॉइस है। सी है इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन, डी है इट इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म। तो जिनको लगता है कि इट इज ऑलवेज रिटन इन मशीन लैंग्वेज, कि सोर्स कोड हमेशा मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो दे आर रॉन्ग। अगर आपके ख्याल में इट इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि सीपीयू उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जिनके ख्याल में डी इज अ राइट आंसर, इट इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, के ये बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म क्या होती है 010110, तो उसमें स्टोर हो सकती है, तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि बात हो रही है सोर्स कोड की, और सोर्स कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो सी विल बी अ राइट आंसर, इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट होने की जरूरत होती है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होने के लिए, तो सी इज अ राइट आंसर। जी स्टूडेंट जुड़े रहे टॉप ग्रेड के साथ, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड आपके सामने है। इससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं जिसमें आप ट्रैप हुए हैं और आपने आंसर भी दिया है, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मजीद कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर किया जाता हूं। सोर्स कोड क्या होता है। उफ, ये बच्चे ने लिखा हुआ कोड, सी लैंग्वेज का कोड लिखा है, सो एलिगेंट, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लाइक अ पोइट्री, एक शायरी की तरह, एक कोडिंग जो है वो शायरी की तरह लिखी जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखें कि आसार कदीमा की जो है वो आपके सामने आसार आपको नजर आ रहे हैं, एक कोड की कोड्स लिखे हुए हैं 0101, व्हाट इज दिस मैडनेस, ये क्या पागलपन है। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो नहीं समझ आ रहा, जो पागलपन है, जो मैडनेस है, वही ऑब्जेक्ट कोड है, वही मशीन कोड है। और जो एलिगेंट वे में पोएट्री की शक्ल में शायराना अंदाज में लिखा जा रहा है, वही सी लैंग्वेज का कोड है। जो वो खुश होके लिख रहा है और वो पागल हो गया है, उसको समझ नहीं आ रही, तो वो क्या है, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। तो इस पिक्चर के जरिए आपको बहुत क्लियर कट जो है वो कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं सोर्स कोड और वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड बिल्कुल 1010 की फॉर्म में, बाइनरी कोड कोडेड फॉर्म में, जो कि मशीन को समझ आ सकती हैं, इंसान को समझ नहीं आ सकती। इंसान को समझ आता है ये वाला कोड जो सिंपल इंग्लिश सिंटैक्स में है, इंग्लिश स्टेटमेंट्स में है, मैथमेटिकल नोटेशंस में है, सिंबल्स में है, डिजिट्स में है। तो ये ह्यूमन भी लिख सकता है। और आजकल तो अगर हम कहें कि एआई भी लिख सकता है, तो एआई भी लिख सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी तो आप लोग कोड लिख रहे हो। जो बच्चे रट्टा लगाते हैं, जो प्रोग्रामिंग नहीं करे, दो कैटेगरी होती है ना स्टूडेंट्स की, एक रट्टा लगाने वाले और एक प्रोग्राम को जो है वो समझ के करने वाले, कॉन्सेप्ट समझने वाले। जो रट्टा लगाते हैं वो प्रोग्राम को याद करते हैं,
याद करते हैं या फिर एआई से कोडिंग लिखवाते हैं? उनको खुद नहीं आ रही होती, वो एआई को देते हैं कि या में कोड लिख दो, तो एआई कोड लिख के देता है। तो उन बच्चों में आपने शामिल नहीं होना, आपने खुद क्रिएटिव बनना है, आपने खुद कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कॉन्सेप्ट बेसिक सीखें, मेरे साथ बेसिक सीखें, को अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें, तो आप फ्यूचर के बहुत बड़े स्टार डेवलपर होंगे। तो ये आपने इन बच्चों में शामिल नहीं होना जो रट्टा लगाते हैं, प्रोग्रामिंग को याद करते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम में फ्लॉप हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं होता दिमाग में, क्वेश्चन के लगाते हैं वहां पे तुक्के, और वो तुक्के हो जाते हैं गलत। तो आपने तुक्के नहीं लगाते, कब तक तुक्का कोई सही होगा? तो तुक्के नहीं लगाने, आपने समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, बेसिक्स को मेरे साथ सीखना है, आज के लेक्चर में मेरे साथ जुड़े रहना है। तो आपने इस कोडिंग को, इस तमाम बेसिक टर्म्स को, जो भी मैं आपको सिखाता जा रहा हूं, आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाना है। तो ये आपके सामने जो ह्यूमन फॉर्म में लिखा हुआ कोड है वो सोर्स कोड है, जो मशीन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म 1010 की फॉर्म में है वो क्या है? वो है मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी हम उसको कहते हैं। तो उसके हवाले से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रही है? ए है सोर्स कोड इज इक्वल टू मशीन कोड, बी है मशीन कोड इज ए ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ सोर्स कोड, सी है सोर्स कोड इज जनरेटेड फ्रॉम मशीन कोड, और डी है बोथ आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज। और जिनके ख्याल में डी विल बी अ राइट चॉइस, तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, कि उनको लगता होगा कि सोर्स कोड भी एक अलग एंटिटी है और ऑब्जेक्ट कोड भी अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग जरूर हैं, लेकिन डी इज नॉट अ राइट बेस्ट चॉइस। दोनों अलग अलग एंटिटी जरूर हैं, अलग अलग कोड्स हैं, अलग अलग अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं, लेकिन ये चॉइस गलत है, क्योंकि हमने इसमें से बेस्ट जो डिस्क्राइब करनी है वो देखनी है। अगर आपको लगता है कि सोर्स कोड इज इक्वल टू मशीन कोड, तो वो भी रॉन्ग है। अब आपको लगता है कि मशीन कोड इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम सोर्स कोड, कि सोर्स कोड से मशीन कोड जो है वो ट्रांसलेट हुआ है, तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। ये बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मशीन कोड ही तो सोर्स कोड से ट्रांसलेट होता है। मशीन कोड जनरेट होता है सोर्स कोड से, ना कि सोर्स कोड जनरेट होता है मशीन कोड से, इसलिए सी बी रॉन्ग है। कि पहले सोर्स कोड लिखा जाएगा ना, तो उसके बाद ट्रांसलेट होकर मशीन कोड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू डिफरेंट प्रोग्रामर्स राइट द सेम लॉजिक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस सी एंड पाइथन, दो लैंग्वेज की बात हो रही है, सी और पाइथन, what can be included about their machine code? A choice है it will always be identical, B है it will always be different due to language syntax, C है it depends on compilers, interpreters and architecture, D है machine code does not depend on source code। तो जिनके ख्याल में ये हो सकता है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप सेम प्रोग्राम लिख रहे हैं, सेम कोड दोनों लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं, तो दोनों को तो अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, दोनों के अपने अपने सिंटैक्स हैं, तो हमने तो दोनों का अलग अलग सिंटैक्स फॉलो करना है, तो आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं? और जिनको लगता है कि मशीन कोड डज नॉट डिपेंड ऑन सोर्स कोड, कि सोर्स कोड पे मशीन कोड डिपेंड ही नहीं करता, वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि सोर्स कोड को तो ट्रांसलेट होने की जरूरत होती है। जिनको लगता है इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर एंड आर्किटेक्चर, तो वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेम प्रोग्राम लिखा जाए, तो वो उन लैंग्वेजेस के कंपाइलर, इंटरप्रेटर और आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते होते हैं। सी में लिखा हुआ प्रोग्राम कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट होगा, पाइथन में लिखा हुआ प्रोग्राम इंटरप्रेटर के थ्रू जो है वो ट्रांसलेट होगा, क्योंकि उसका जो ट्रांसलेटर है, वो जो उसका लैंग्वेज प्रोसेस है वो इंटरप्रेटर है। तो सी इज अ राइट आंसर। अगर बी चॉइस की तरफ जाते, इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट ड्यू टू लैंग्वेज सिंटैक्स, कि लैंग्वेज सिंटैक्स की वजह से वो दोनों हमेशा डिफरेंट होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन इसका बेस्ट चॉइस, बेस्ट आंसर क्या होगा कि दोनों कोड्स डिफरेंट है, दोनों को सिंटैक्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जाहिर है सी का भी फॉलो करना पड़ेगा ना, और उसके पाइथन के अपने रूल्स हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। पाइथन जो है एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज तो सिंपल लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स एज कंपेयर टू सी सिंपल है, लेकिन ये बेस्ट चॉइस नहीं है। बेस्ट चॉइस है कि फिर बात क्या होगी, कंपाइलर के वाले से, इंटरप्रेटर के वाले से बात आ जाएगी कि वो मशीन कोड में जब ट्रांसलेट होगा, क्योंकि हमने मशीन कोड के हवाले से डिस्क्राइब करना है कि मशीन कोड में चेंज होते हुए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर और आर्किटेक्चर पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो सी इज राइट आंसर, इसलिए बाकी तीनों चॉइसेस रॉन्ग हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। हम लैंग्वेज प्रोसेसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बिग पिक्चर आपके सामने फिर से,
I can solve complex equations in seconds. How the translation going? प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है बेचारा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूं, ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग कर लेता हूं, ये ट्रांसलेशन मेरे बस की बात नहीं है, ये कैसे हो रही है? तो वो बेचारा खपा पड़ा है, वो बहुत परेशान है और रो रहा है कि ट्रांसलेशन कैसे करूं। यानी सोर्स कोड कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सोर्स कोड है, तो मैं उसको कैसे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आऊं? तो ये इसके बस की बात नहीं है। इसके बस की इसलिए बात नहीं है कि ये चाहे प्रोसेसिंग करवा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन कोड को ट्रांसलेट करने के लिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए है। हमें लैंग्वेज प्रोसेसर लाजमी चाहिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसके आईडी के अंदर हमें कंपाइलर चाहिए जो हमारे लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए ये कह रहा है कि ट्रांसलेटिंग जो है प्रोसेस हो रहा है, ऑलमोस्ट डन। जो भी ट्रांसलेशन है, जो भी कोड है, वो उसको जो है वो कौन ट्रांसलेट कर रहा है? लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर में हम क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर सेपरेट लिंकिंग स्टेप। अब आपने इसका कमेंट्स में आंसर देना है कि लैंग्वेज प्रोसेसर अगर आप समझते हैं तो आपने उसकी डिटेल, अगर आप जानते हैं तो आपको बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट है, तो आंसर देना है आपने कमेंट्स में कि क्या ए कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, बी सी असेंबलर है, डी लोडर है। कि आप कौन सा इनमें से जो लैंग्वेज प्रोसेसर है उसको लिंकिंग रिक्वायर नहीं है। जी डियर स्टूडेंट्स, टॉप ग्रेड में आपने जुड़े रहना है, आपने कमेंट्स में इसका आंसर देना है, मेरे साथ आपने बेसिक्स को सीखते जाना है। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, लोडर है। अगर आपको लगता है कि कंपाइलर है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि कंपाइलर को लिंकिंग स्टेप रिक्वायर होता है। अगर आपको लगता है कि असेंबलर है तो असेंबलर तो मखसूस ही असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है। अगर आपको लगता है कि डी चॉइस इज द बेस्ट आंसर, लोडर तो पार्ट ही ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जिसने सिर्फ प्रोग्राम, बने हुए प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करवाना होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? बी विल बी राइट आंसर। इंटरप्रेटर ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसको लिंकिंग के स्टेप की जरूरत नहीं होती, वो 1 बाय 1 लाइन को जो है वो इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है। इसलिए लिंकिंग का जो पोर्शन है वो ऑब्जेक्ट कोड को रिक्वायर होता है, वो जो कि कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो इंटरप्रेटर इज द राइट आंसर। तो ये नेक्स्ट मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं और मल्टीपल चॉइसेस हैं, और मैं आपका लैंग्वेज प्रोसेसर्स का जो कॉन्सेप्ट है इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स के जरिए क्लियर करता चला जाऊंगा। आपने मुझे बताना है, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आपने कमेंट्स में जवाब देना है। मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आपने चॉइसेस पे फोकस करना है और आपने फौरी तौर पर कमेंट्स में उसका आंसर देना है। पहली स्टेटमेंट है, अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस इज द। क्या ए कंपाइलर है, बी इंटरप्रेटर है, सी असेंबलर है, डी लिंकर है, ई लोडर है या एफ ट्रांसलेटर है? तो जिनको लगता है कि एफ ट्रांसलेटर है, तो ट्रांसलेटर तो कोई लैंग्वेज प्रोसेसर है ही नहीं, ये लैंग्वेज प्रोसेसर की टर्म यूज होती ही नहीं, तो एफ तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। जिनके ख्याल में बी होगा इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन करता है भाई, ये पूरे प्रोग्राम को एक दफा में ट्रांसलेट नहीं करता। जिनको लगता है कि लिंकर होगा, तो लिंकर का काम तो ट्रांसलेट करना नहीं होता, लिंकर का काम होता है लिंक करवाना, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हेडर फाइल्स के साथ लिंक करवाना। जिनको लगता है कि लोडर होगा, तो लोडर के बारे में मैंने बताया कि लोडर तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, जिनके इसने बने बनाए प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करवाना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? A language processor that translates the entire program at once is called compiler. Compiler जो है वो एक ही दफा सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर देता है। सेकंड स्टेटमेंट है, which language processor execute code line by line and stops on the first error? ऐसा कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और एक ही लाइन में अगर एरर आ गया तो वहीं रुक जाएगा? क्या लिंकर है, लोडर है, ट्रांसलेटर है, असेंबलर है? आपने देखना है। तो बी सेकंड स्टेटमेंट का क्वेश्चन का आंसर होगा इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर वो वाहद प्रोसेसर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है जो एक एक लाइन को पढ़ता है, एक लाइन को।
कंपाइलर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है। जैसे आपके स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं ना कि भाई पूरा काम करके लाओ, पूरी असाइनमेंट करके लाओ, फिर मैं चेक करूंगा, वरना आपके लिए कुछ नहीं है। तो कंपाइलर भी ऐसे ही है, पूरा प्रोग्राम पढ़ता है, पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर बेचारा जो है वो बड़ा ही कूल एंड काम टीचर है, वो कहेगा भाई एक लाइन भी लिख लिया ना, मुझे दिखा दो यार, एक लाइन मैं चेक कर देता हूं, बाकी लिखते रहना। तो एक एक लाइन को वो पढ़ के एक लाइन को देख लेता है, अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो हाईलाइट कर देता है। तो इंटरप्रेटर इज द राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट, द टूल रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्टिंग असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो ऐसा टूल कौन सा है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है? तो नाम से ही जाहिर है कि असेंबलर, असेंबलर इज द राइट आंसर। फोर्थ है, कंबाइनिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूशन इज डन बाय। मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कौन कन्वर्ट करता है? क्या कंपाइलर करता है या असेंबलर करता है, इंटरप्रेटर करता है, लिंकर? जिनको लगता है कि कंपाइलर ही करता है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि कंपाइलर का काम होता है ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट फाइल को आगे एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है लिंकर। लिंकर क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट कोड को हेडर फाइल्स के साथ, लाइब्रेरी फाइल्स के साथ कनेक्ट करवाता है ताकि वो एग्जीक्यूटेबल कोड बन सके। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? लिंकर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द component that loads programs into memory for execution। मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो लोड करवाएगा? तो वो लोडर, मैंने बताया कि वो मेमोरी का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, जो मेमोरी में बना बनाया प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट, जो चलने के लिए तैयार होता है, उसको लोड करवा देता है। लास्ट स्टेटमेंट है, which processor is mostly used for debugging purposes due to its line by line execution। तो लाइन बाय लाइन की बात जहां पे आ जाएगी तो आपने फौरी तौर पे आंखें बंद करके बता देना है कि इंटरप्रेटर उसका आंसर है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट से मैंने आपको तमाम प्रोसेसर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है, एक एरे की शक्ल में, एक रेंज, वास्ट रेंज की शक्ल में। तो नेक्स्ट लैंग्वेज प्रोसेसर्स, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है एंटायर प्रोग्राम एट वंस, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करता है कन्वर्ट, और लिंकर कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट फाइल को, और लोडर क्या करेगा? मेमोरी में उस प्रोग्राम को लोड करवा देगा। लोडर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, इसका काम ही लोड करवाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाई लेवल प्रोग्राम नीड्स टू रन ऑन द कंप्यूटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट? ए चॉइस है, द इंटरप्रेटर फर्स्ट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड देन एग्जीक्यूट इट लाइन बाय लाइन। बी है, the compiler translates the program into machine code which can be executed later without the compiler। C है, assemblers directly convert high level programs into object code without intermediate steps। D है, interpreters can execute compiled object code without the source code। E है, compiler executed programs line by line during translation। तो जिनको तो लगता है कि इसमें C choice is the right answer, assembler directly convert high level program onto object code without intermediate steps, तो वो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज की जहां बात आ जाए तो वहां उसका असेंबलर ट्रांसलेटर है, उसका लैंग्वेज प्रोसेस असेंबलर है, जो कि असेंबली लैंग्वेज के लिए मखसूस है। अगर जिनको लगता है कि ए इज द राइट आंसर, द इंटरप्रेटर फर्स्ट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड देन एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, तो इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड तो जनरेट ही नहीं करता भाई, तो ए तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। जिनको लगता है कि डी ऑप्शन राइट है, इंटरप्रेटर्स कैन एग्जीक्यूट कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट्स कोड विदाउट द सोर्स कोड, कि इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइल हुए ऑब्जेक्ट कोड को विदाउट सोर्स कोड एग्जीक्यूट कर देगा। तो इंटरप्रेटर की जब बात आ जाए और ऑब्जेक्ट कोड, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर तो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट ही नहीं करता, तो डी भी रॉन्ग आंसर है। जिनके ख्याल में ई हो सकता है या है, कंपाइलर एग्जीक्यूट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, तो कंपाइलर तो पूरे कोड को एक ही दफा में ट्रांसलेट कर देता है, लाइन बाय लाइन की बात ही नहीं है, वो इंटरप्रेटर करता है, तो ई भी रॉन्ग हो जाएगा। पीछे रह गई बी चॉइस, द कंपाइलर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड लेटर विदाउट द कंपाइलर। तो कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम को पहले पूरा पढ़ के मशीन कोड में चेंज करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दे, एग्जीक्यूट वो बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगा जब लिंकर लिंक करवा देगा, लोडर लोड करवा देगा, तो उसके बाद उसको जो है वो जरूरत नहीं होगी कंपाइलेशन की। तो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस, अब बात कर रहा हूं मखसूस टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर के हवाले से। अब कंपाइलर क्योंकि हम लैंग्वेज प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो हम सी का एक लैंग्वेज प्रोसेसर डिस्कस करने जा रहे हैं।
ताकि आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हो, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके वाले से क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट इन ए सी प्रोग्राम। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपने मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। आप बिल्कुल प्रोग्राम इस ये टर्बो सी प्लस प्लस में काम करते आ रहे होंगे। क्या ए कंट्रोल F9 है, बी आर्ट F9 है, सी आर्ट F5 है, डी F9 है। प्रोग्राम आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है सी प्रोग्राम में। जिनको लगता है कंट्रोल F9 तो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कंट्रोल F9 से हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ना कि उसकी आउटपुट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जिनको लगता है कि आल्ट F9 होगा तो आल्ट F9 तो कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की यूज होती है, तो वो भी रॉन्ग हो गया। जिनको लगता है F9 तो F9 तो C में यूज होता ही नहीं है, तो सी चॉइस इज राइट आंसर। क्योंकि जब भी हमने डिस्प्ले देखना है, आउटपुट जो रिजल्ट आ गया है, हमने प्रिंटफ फंक्शन तो एज ए आउटपुट फंक्शन के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट देखने के लिए या तो हम गेट ch का फंक्शन कोड में लिखते हैं या फिर हमें Alt F5 प्रेस करना पड़ता है ताकि डिस्प्ले हमें हमारे सामने रिजल्ट आ जाए। तो सी विल बी अ राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, which of the following is limitation of turbo C++। turbo C++ के वाले से एक और क्वेश्चन के क्या लिमिटेशन है? A है it cannot compile C programs written in C++ syntax, B है it does not support the .cpp file extension, C है it cannot handle complex mathematical operations, D है it only supports small programs under 100 lines। तो जिनको लगता है कि टर्बो C++ की लिमिटेशन ये है कि it cannot compile C programs written in C++ syntax, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। टर्बो C++ में अगर C++ में लिखा हुआ प्रोग्राम है तो वो C++ सिंटैक्स के साथ चलेगा, अगर C लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको वो कंपाइल नहीं करेगा, क्योंकि C++ का क्या टर्बो C++ में दोनों लैंग्वेजेस में कोडिंग की जा सकती है, लेकिन अगर सेव हम कर रहे हैं CPP की एक्सटेंशन के साथ तो वो उसको कंपाइलर को लगेगा कि ये C++ का प्रोग्राम है, जबकि कोड C का लिखा हुआ होगा तो वो फिर रन नहीं करेगा, कंपाइल भी नहीं करेगा। तो बाजार ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है आपको, लेकिन ये टर्बो C++ की लिमिटेशन नहीं है। जिनको लगता है कि C चॉइस विल बी अ राइट आंसर, इट कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि ये हैंडल कर सकता है। जिनको लगता है D चॉइस इट ओनली सपोर्ट्स स्मॉल प्रोग्राम्स अंडर 100 लाइंस, कि सिर्फ 100 लाइंस के नीचे लिखे हुए प्रोग्राम को वो सपोर्ट करता है, तो ऐसा भी नहीं है। टर्बो C++ में लिखा हुआ प्रोग्राम 1000 लाइंस को भी सपोर्ट करता है, तो B विल बी अ राइट आंसर, क्योंकि डज नॉट सपोर्ट द .cpp फाइल एक्सटेंशन, क्योंकि हम लिख कोड को C प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो मैंने बताया कि जब हम सेव करते हुए .c लिखेंगे तो आंसर इसका आएगा, इसका कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम .cpp के साथ सेव कर रहे हैं तो कंपाइलर को लगेगा कि ये प्रोग्राम C++ का है, लेकिन कोड उसका C का है, तो वो कंपाइल भी नहीं होगा, इसलिए सपोर्ट नहीं करेगा CPP के एक्सटेंशन को, तो इसलिए B विल बी अ राइट आंसर। जी स्टूडेंट्स, आपने टॉप ग्रेड से जुड़े रहना है, टॉप ग्रेड की ऐप पे जाना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले क्वेश्चन आपके लिए, हु ओरिजिनली कॉइन्ड द टर्म C फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ए है केन थॉमसन, बी है ब्रायन कर्निगान, सी है डेनिस रिची, डी है ANSI। तो आपके ख्याल में इनमें से कौन सी ऐसी चॉइस है जिसने ओरिजिनली C की टर्म को कॉइन किया, C टर्म यूज की? आपने कमेंट्स में इसका आंसर करना है। जिनको लगता है कि डी चॉइस राइट आंसर होगा तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ANSI जो है वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने C को स्टैंडर्डाइज जरूर किया था, लेकिन बहुत बाद में किया था। उससे पहले किसने जो है ओरिजिनली C का वर्ड यूज किया? क्या आपको लगता है केन थॉमसन ने? तो बिल्कुल गलत, क्योंकि केन थॉमसन ने जो लैंग्वेज डेवलप की थी वो थी B। उसके बाद आपको लगता है कि क्या ब्रायन कर्निगान था? तो बिल्कुल कर्निगान था जिसने C लैंग्वेज डेवलप की थी, लेकिन किसके साथ मिलके? डेनिस रिची के साथ मिलके। इसलिए बी भी रॉन्ग चॉइस है, क्योंकि कर्निगान ने और डेनिस रिची ने जब ये लैंग्वेज को डेवलप किया था तो उस वक्त उसका नाम जो रखा गया था वो K एंड R, K फॉर कर्निगान, R फॉर रिची। लेकिन जो डेनिस रिची था उसने सबसे पहले टर्म C को C लैंग्वेज के तौर पर यूज किया था, तो C इज अ राइट आंसर। तो तब से
CE इसके नाम है, जबकि ANSI ने जब इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया था तो तब से नाम उसका ANSI C पड़ गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब हिस्ट्री ऑफ सी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस कर दिया कि सबसे पहले किसने डेवलप किया, डेनिस रिची ने, क्योंकि 1969 में केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज डेवलप की थी। उसके बाद KR जो लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो 1972 में हुई थी, जिसका नाम KR जरूर रखा गया था, लेकिन डेनिस रिची का क्योंकि ज्यादा उसमें रोल था, ज्यादा पार्टिसिपेशन थी, ज्यादा डेवलपमेंट थी, तो उसने सी का वर्ड यूज किया था एज ए सी लैंग्वेज के तौर पे। तो डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया। ये डेनिस रिची का पोस्टर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सी मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स आपके लिए कि सी को तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मां कहा जाता है, प्रोग्राम मदर ऑफ प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि जब सी सीख जाए तो आपको सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको गारंटी दी थी कि आज मेरे साथ आप प्रोग्रामिंग सीखो, सी प्रोग्रामिंग के बेसिक सीखो। मैं गारंटी देता हूं कि आप फ्यूचर के स्टार डेवलपर बन जाएंगे। ऐसे ही मैंने गारंटी नहीं दे दी थी, क्योंकि सी जो है वो मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरा पहला डे था BS का, तो सर ने मेरे से पूछा कि आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हैं? मैंने सर को कहा कि सर मुझे सी आती है। तो उन्होंने आगे से बड़ा हैरान होकर कहा कि अगर तुम्हें सी आती है तो फिर तो तुम्हें सब कुछ आता है। तो सी लैंग्वेज इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाद यूज कहां होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में, एम्बेडेड सिस्टम में, कंपाइलर्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम विंडो यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए, विंडोज के आज तक जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसके पैचेस भी सी में डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद जो स्मार्ट डिवाइसेस इनसाइड, स्मार्ट कंप्यूटर इनसाइड डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्मार्ट वॉच है, वॉशिंग मशीन है, कार है, रोबोट्स हैं, उनमें भी सी से प्रोग्रामिंग की जाती है। उसके अलावा कंपाइलर जो ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, हम डिस्कस करके आ रहे हैं। सी का अपना कंपाइलर भी सी में बना हुआ है। तो इन सब में सी यूज की जाती है। यानी कि आपकी वॉशिंग मशीन भी सी लैंग्वेज समझती है। वॉशिंग मशीन भी उस वक्त चलती है जब उसमें सी में प्रोग्रामिंग हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाज इनिशियली डेवलप्ड एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स, लिनक्स, MS DOS, विंडोज। यानी कि सी को सबसे पहले किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया? आपने कमेंट में इसका आंसर देना है। क्या आपके ख्याल में ए है यूनिक्स, क्या आपके ख्याल में लाइनक्स है, क्या आपके ख्याल में MS DOS है, क्या आपके ख्याल में विंडोज है? तो जिनको लगता है कि विंडोज है, लेकिन वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि विंडोज जो है वो बहुत बाद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें तो अब विंडोज आ रही है, अब उसमें से अब भी विंडोज के जो पैचेस हैं, जो लेटेस्ट पैचेस हैं, उनकी प्रोग्रामिंग सी में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इनिशियली की जिनको लगता है MS DOS, तो MS DOS विंडोज से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन वो भी रॉन्ग है। उसके बाद जिनको लगता है लाइनक्स, तो लाइनक्स में तो सी की प्रोग्रामिंग ही नहीं हुई। लाइनक्स के बैकएंड पे कोई सी की प्रोग्रामिंग नहीं है। और जिनको लगता है यूनिक्स, तो वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसकी प्रोग्रामिंग सी में की गई। तो सी से पहले यूनिक्स जो है वो कोबोल में जो है प्रोग्राम किया गया था, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में किया गया, तो उसके बाद फिर इनिशियली सी में किया गया था। तो इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फीचर्स को, एडवांटेजेस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, which combination of features is most correct or a language designed for a rapid, portable and maintainable development? A है small language plus hardware control plus case sensitivity, B है well structured plus modularity plus machine independence, C है hardware control plus case sensitivity plus small language, D है modularity plus small language plus hardware control, और E है केस सेंसिटिविटी प्लस वेल स्ट्रक्चर प्लस हार्डवेयर। आपने ऑर्डर बताना है इनमें से कौन से ये तमाम फीचर्स हैं सी लैंग्वेज के, कौन सा जो ऑर्डर है वो मोस्ट करेक्ट है, जो कि रैपिड, पोर्टेबल एंड मेंटेनेबल डेवलपमेंट के लिए सही है। जिनको लगता है कि स्मॉल लैंग्वेज प्लस हार्डवेयर कंट्रोल प्लस केस सेंसिटिव है, तो वो तो रॉन्ग है। ये रॉन्ग ऑर्डर है कि स्मॉल लैंग्वेज प्लस हार्डवेयर कंट्रोल। जिनके ख्याल में सी है हार्डवेयर कंट्रोल प्लस केस सेंसिटिविटी प्लस स्मॉल लैंग्वेज, तो सबसे पहले क्योंकि कंट्रोल हार्डवेयर आ रहा है तो ये ऑर्डर बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। जिनके ख्याल में सीई हो सकता है कि केस सेंसिटिविटी, वेल स्ट्रक्चर्ड, हार्डवेयर कंट्रोल, तो वो भी रॉन्ग है। जिनके ख्याल में डी है मॉड्यूलरिटी प्लस स्मॉल लैंग्वेज प्लस हार्डवेयर कंट्रोल, तो किसी हद तक ये ठीक लग रहा है, लेकिन ये भी ऑर्डर रॉन्ग है। तो बी इज राइट आंसर, क्योंकि
सबसे पहले तो लैंग्वेज का वेल स्ट्रक्चर होना जरूरी है, उसका सिंटैक्स क्लियर, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। फिर मॉड्यूलैरिटी की बात आती है, फिर मशीन इंडिपेंडेंस की बात आती है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका भी यही ऑर्डर होगा कि सबसे पहले लैंग्वेज का देखा जाता है कि वेल स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद उसकी मॉड्यूलैरिटी, फिर मशीन इंडिपेंडेंस। तो बी इज द राइट आंसर। मॉड्यूलैरिटी के बाद केस सेंसिटिविटी फीचर को देखते हैं। केस सेंसिटिविटी क्या है कि अगर आपने एक वेरिएबल लिया है ए, अब आप उसको आगे आउटपुट फंक्शन में कैपिटल ए कर लिख देते हैं, तो कंपाइलर को लगेगा कि ये तो कोई और कैरेक्टर है, जो डिक्लेयर किया गया है वो कोई और है और जो प्रिंट करवाया जा रहा है वो कोई और है, तो वहां पे एरर जनरेट हो जाएगा, सिंटैक्स एरर। तो केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आपने जिस केस में अगर लोअर केस में वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आगे चल के भी आपने उसी को ही फॉलो करना है। नेक्स्ट हार्डवेयर कंट्रोल है। सी लैंग्वेज को बनाया ही हार्डवेयर कंट्रोल के लिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से या सिस्टम सॉफ्टवेयर थे उनको डेवलप करने के लिए। तो इसलिए सी को मैंने आपको बताया था कि सी मिडिल लेवल लैंग्वेज भी है, क्योंकि जब हम हार्डवेयर कंट्रोल की बात करते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो तब सी को लो लेवल कंसीडर किया जाता है, और जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो तब सी हाई लेवल लैंग्वेज बन जाती है। तो इसलिए दोनों फीचर्स में शामिल है, इसलिए इसको मिडिल लैंग्वेज कहते हैं। इसलिए हार्डवेयर कंट्रोल की लैंग्वेज है, ताकि हार्डवेयर के लिए ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप की जा सके जो हार्डवेयर को कंट्रोल कर सके। स्मॉल लैंग्वेज है, इसमें प्रोग्राम बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट कोड लिखा जा सकता है, चंद लाइनों का प्रोग्राम लिखा जा सकता है, बहुत ही लिमिटेड कीवर्ड 31 कीवर्ड्स पर मुश्तमिल ये लैंग्वेज है, इसलिए इसका कोड जो है वो स्मॉल है। और इसके जो प्रोग्रामर्स है, आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा कि बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, ना कि हार्डवेयर डेवलपर्स होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है वो उसको चूज करते हैं ताकि शॉर्ट प्रोग्राम्स में हम अपनी बात जो है वो पूरी करवा सकें, कंप्यूटर को समझा सकें, कंप्यूटर से काम ले सकें। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है वो एज कंपेयर टू हार्डवेयर डेवलपर्स ज्यादा जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी वाले से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर इज मोस्ट एक्यूरेट? ए है मॉड्यूलैरिटी इंश्योर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद हार्डवेयर रिसोर्सेज फॉर परफॉर्मेंस। बी है मशीन इंडिपेंडेंस अलाउ कोड टू रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स विदाउट मॉडिफिकेशन। सी है केस सेंसिटिविटी इंश्योर्स कोड रन्स फास्टर ऑन डिफरेंट मशीन्स। D है well structured code reduce the need for modularity. E है small language refers to the limited hardware control capabilities. आपने कमेंट्स में इसका आंसर देना है। पहले आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लेना है। मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट की पूछा जा रहा है कि सी के जो फीचर्स हैं उसके हवाले से, तो आपने फोकस करना है तमाम चॉइसेस को देख के, फिर आपने सोच के कमेंट्स में इसका आंसर देना है। आपके ख्याल में जिनको लगता है कि इसकी चॉइस सी है कि केस सेंसिटिविटी इंश्योर्स कोड रन्स फास्टर ऑन डिफरेंट मशीन्स, तो वो रॉन्ग होंगे, क्योंकि अगर केस सेंसिटिव हो जाती है तो फिर तो कोड चलता ही नहीं है, एरर आ जाता है। जिनके ख्याल में इसका आंसर है ए मॉड्यूलैरिटी इंश्योर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद हार्डवेयर सोर्सेज फॉर परफॉर्मेंस, तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि मॉड्यूलैरिटी का जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ। जिनके ख्याल में इसका आंसर होगा ई स्मॉल लैंग्वेज रेफर्स टू द लिमिटेड हार्डवेयर कंट्रोल कैपेबिलिटीज, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि स्मॉल लैंग्वेज जो है वो लिमिटेड हार्डवेयर कंट्रोल कैपेबिलिटी जरूरी नहीं है, वो लिमिटेड से ज्यादा भी हो सकती हैं, ज्यादा ओवरऑल कैपेबिलिटीज भी हो सकती हैं। जिनके ख्याल में इसका आंसर होगा बी मशीन इंडिपेंडेंस अलाउज कोड टू रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म विदाउट मॉडिफिकेशन, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंस है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसमें लिखा हुआ कोड जो है वो हम कहीं भी चला सकते हैं, उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन किए बिना। तो जिनके ख्याल में डी हो सकती थी, वेल स्ट्रक्चर कोड रिड्यूस द नीड फॉर मॉड्यूलैरिटी, कि अगर कोड बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, वेल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको फिर मॉड्यूलैरिटी की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मॉड्यूलिंग फंक्शन बनाना, सब प्रोग्रामिंग बनाना एक अलग है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर कोड वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो डी इज अ रॉन्ग चॉइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट सी पोर्टेबिलिटी इज मोस्ट एक्यूरेट? ए है सी प्रोग्राम्स रन विदाउट एनी चेंज ऑन ऑल मशीन्स। बी है सी प्रोग्राम्स रिक्वायर रिकंपाइलेशन ऑन डिफरेंट सिस्टम्स। सी है सी प्रोग्राम्स आर हार्डवेयर डिपेंडेंट। डी है पोर्टेबिलिटी रिमूव नीड फॉर कंपाइलर। पहले मैं आपको पोर्टेबिलिटी का कांसेप्ट दे दूं कि पोर्टेबिलिटी होती है कि आप प्रोग्राम को, सोर्स कोड को कहीं भी चला सकें, आप किसी भी प्रोसेसर में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकें, उसको कहते हैं कि ये पोर्टेबल है। तो जिनको लगता है
कि सी प्रोग्राम्स रन विदाउट एनी चेंज ऑन ऑल मशीन्स, तो वो रॉन्ग है। कि सी यानी कि सी प्रोग्राम को किसी भी चेंज किए बिना मशीन में चलाया जा सकता है, तो वो रॉन्ग है। जाहिर है उसको कंपाइलेशन की जरूरत तो है। जिनके ख्याल में सी प्रोग्राम्स आर हार्डवेयर डिपेंडेंट, तो वो भी रॉन्ग है क्योंकि सी प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है। जिनके ख्याल में पोर्टेबिलिटी रिमूव नीड ऑफ कंपाइलर, अगर पोर्टेबिलिटी है तो कंपाइलर अगर ऐसा फीचर है लेकिन कंपाइलर की जरूरत नहीं है, तो वो भी रॉन्ग है। कंपाइलर की जरूरत तो है ट्रांसलेट होने के लिए, इसलिए बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सी प्रोग्राम्स रिक्वायर रिकंपाइलेशन ऑन डिफरेंट सिस्टम्स। जब भी सी को हम किसी भी सिस्टम में करेंगे, पोर्टेबिलिटी तो है लेकिन हमें कंपाइलर की भी जरूरत है, उसको ट्रांसलेट होने की जरूरत है, फिर हम मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उस टॉपिक की तरफ। उसके लिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स टू एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम। आपने भी कोडिंग की होगी कि कैसे कोड को प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनका ऑर्डर आपके सामने है। जिनके ख्याल में ए चॉइस राइट कोड सेव कंपाइल रन डिबग, बी है कंपाइल राइट कोड डिबग सेव रन, सी है राइट कोड डिबग रन सेव कंपाइल, डी चॉइस है सेव राइट कोड रन कंपाइल। तो जिनके ख्याल में डी चॉइस है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि प्रोग्राम लिखने से पहले ही सेव हो रहा है। जिनके ख्याल में बी चॉइस है तो वो भी रॉन्ग है, पहले कंपाइल किया जा रहा है, फिर कोड को राइट किया जा रहा है, फिर डिबग किया जा रहा है। तो जिनके ख्याल में ये ऑर्डर हो सकता है कि राइट सी इज राइट आंसर, तो वो भी रॉन्ग है क्योंकि कोड को राइट करने के बाद फौरी डिबग किया जा रहा है, जबकि कोड राइट करने के बाद हमारा पहला काम होना चाहिए सेव करना। तो कोड राइट करने के बाद हम सेव करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे, फिर डिबग करेंगे। तो ए इज आवर राइट आंसर। ये ऑर्डर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का, कि प्रोग्राम को जब हमने प्रिपेयर करना है तो इस ऑर्डर में करना है कि पहले कोड राइट करना है, फिर उसी को सेव करेंगे, कोई नाम देंगे, फिर हम कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे और डिबग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम। आपके सामने एक बिग पिक्चर है जिसमें तमाम स्टेप्स आपके सामने क्लियर है कि प्रोग्राम को स्टार्ट से लेके कैसे एंड तक प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम कोड लिखते हैं, एबीसी आपके सामने लिखा जा रहा है, तो ये सोर्स फाइल है, ये सोर्स फाइल आपके सामने है। सोर्स फाइल को हम सेव करेंगे किसी नाम से, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने ऑर्डर देखा, नाम देने के बाद हम उसको जाहिर है कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद सारा प्रोग्राम हमारा एक ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी, उसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद लिंकर का काम शुरू होगा, तो वो ऑब्जेक्ट कोड को हेडर फाइल्स के साथ या लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करवा देगा। अगर वो लिंक नहीं करवाता तो फिर फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते, क्योंकि जो हेडर फाइल्स होती हैं उन्हीं के फंक्शन कोड में परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो लिंकर का काम यहाँ पे शुरू होता है, वो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, यानी कि फाइल अब आपकी बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। ऑब्जेक्ट कोड से जब लिंक होती है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। हम भी अक्सर जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आप उसकी सेटअप फाइल को ढूंढते हैं ना, पहले एग्जीक्यूटेबल फाइल को ढूंढ के उस पर क्लिक करते हैं ताकि हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें। तो ये तो बच्चे को भी पता होता है कि जब किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है वो फौरी तौर पर उसकी एक्सी फाइल को ढूंढेगा। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जब बन जाती है तो वो फिर चलने के लिए तैयार होती है, फिर लोडर लोड करवाता है, तो आपके सामने फिर आउटपुट जो है वो आ जाती है स्क्रीन पर। तो ये एक सिनेरियो है प्रोग्राम को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट इसी वाला क्वेश्चन है, इफ अ प्रोग्राम फेल्स टू रन ड्यू टू मिसिंग लाइब्रेरी रेफरेंसेस, द एरर अकर्स ड्यूरिंग। ए है कोडिंग, बी है कंपाइलेशन, सी है लिंकिंग, डी है एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम में कहां एरर आएगा अगर लाइब्रेरी रेफरेंसेस मिसिंग है? जिनके ख्याल में कोडिंग में ही आ जाएगा तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि कोडिंग के बाद तो उसने कंपाइल होना है, कोडिंग तो सक्सेसफुली होगी। जिनके ख्याल में एग्जीक्यूशन में आएगा तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि एग्जीक्यूट तो लास्ट स्टेप है। जिनके ख्याल में कंपाइलेशन में आएगा तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि कंपाइल हो जाना है, लिखने के बाद कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आएगा अगर आपके कोड में एरर नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी मिसिंग का एरर कब आएगा? लिंकिंग में। जब लिंक होगा, जब ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करवाया जाएगा तभी तो वो एरर आएगा, तभी तो पता चलेगा भाई लाइब्रेरी फाइल्स तो मिस है, लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड ही नहीं किया गया, उसको जो लाइब्रेरी फाइल ऐड की गई है उसके फंक्शन नहीं लिखे गए। तो इस तरह का एरर जो आएगा तब लिंकिंग में आएगा। जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा, उसकी बुनियादी साख्त क्या है, ये आज हमने जानना है। और इसको जानने के बाद आपको सी की बेसिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह आइंदा आप
जो है वो इसके हवाले से कोई कोड लिखते हुए मिस्टेक नहीं करेंगे। आपने मेरे साथ समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उससे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने, विच पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम इज ऑप्शनल। आपने मुझे बताना है कि कौन सा पार्ट ऑप्शनल है। मेन फंक्शन, ए चॉइस, बी चॉइस है हेडर फाइल, सी है डिक्लेरेशन सेक्शन या ऑल ऑफ अबव। तो कौन सा जो सेक्शन है वो ऑप्शनल है अगर आप सी प्रोग्राम लिख रहे हैं। जिनके ख्याल में हेडर फाइल्स, तो वो रॉन्ग है। हेडर फाइल्स का शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। और जिनके ख्याल में तमाम के तमाम ही ऑप्शनल है, वो तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनमें ये सारी चीजें मैंडेटरी है। जिनके ख्याल में मेन फंक्शन को तो आप भूल ही नहीं सकते भाई। मेन फंक्शन तो हीरो है, मेन हीरो के बगैर फिल्म मुकम्मल होती है, हीरो के बगैर ड्रामा मुकम्मल होता है, नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट होता है। तो मेन फंक्शन के बगैर तो कोड ही नामुकम्मल है। मेन फंक्शन आपके कोड का हीरो होता है, तो मेन फंक्शन भी गलत है, हेडर फाइल्स वाला भी गलत है। तो पीछे क्या रह गया, डिक्लेरेशन सेक्शन है। सी चॉइस इज द राइट आंसर, क्योंकि जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो हेडर फाइल शामिल कराना जरूरी है भाई, मेन फंक्शन जरूरी है और आपको टर्मिनेशन करनी भी जरूरी है। आप डिक्लेरेशन एक ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपने जस्ट एक प्रॉम्प्ट, स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट करवानी है, आपने जस्ट डिस्प्ले करवाना है कि टॉप ग्रेड आपके सामने डिस्प्ले करवाना है आपने, तो उसके लिए आपको कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत या इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए सी इज अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन राइटिंग सी प्रोग्राम व्हाट डज द मेन फंक्शन डू। अब मेन फंक्शन क्योंकि हीरो है, क्या करेगा आपने मुझे बताना है। इट कंटेन्स द प्रोग्राम्स लॉजिक एंड आउटपुट्स द रिजल्ट। इट सर्व्स as the entry point of the program. C है it defines the variables used in the program. D है it manages a memory allocation for the program. जी कमेंट्स में आपने फौरी इसका आंसर देना है कि मेन, क्योंकि हीरो की बात हो रही है भाई, हीरो प्रोग्राम के हीरो की बात हो रही है। आप बताएं जिनके ख्याल में सी है इट डिफाइंस द वेरिएबल्स यूज्ड इन द प्रोग्राम, तो वेरिएबल का मेन के साथ क्या ताल्लुक है। हाँ, मेन के अंदर वेरिएबल जरूर डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन होते हैं, लेकिन मेन का उसमें रोल नहीं है। अगर हम नहीं डिक्लेयर कर रहे तब भी तो मेन को शामिल करवा रहे हैं, तो सी इज अ रॉन्ग आंसर। जिनको लगता है मैनेज करता है मेमोरी एलोकेशन, तो बिल्कुल भी ये गलत है। मेमोरी एलोकेशन होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ। अगर जिनको लगता है कि ए चॉइस इज राइट, इट कंटेन्स द प्रोग्राम्स लॉजिक एंड आउटपुट द रिजल्ट, यानी प्रोग्राम की लॉजिक बनाई जाती है और आउटपुट, हाँ लॉजिक आपने मेन में जरूर बनानी है और आउटपुट फंक्शन भी लिखना है, लेकिन आपका जो मेन रोल है, मेन फंक्शन को लिखते ही जो उसका रोल शुरू हो जाता है वो है एंट्री पॉइंट। ये गलत है। अब बी इज द राइट आंसर, इट सर्व्स द एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट है। आपने हेडर फाइल लिख ली, उसके बाद हीरो को वही डाला, हीरो को पहले कास्ट किया जाता है। हीरो फिल्म का जो है वो मेन होता है, उसको पहले कास्ट किया जाता है, इसलिए मेन भी जो है एंट्री पॉइंट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने लगे हैं डिटेल में, और आपने आप समझना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आइंदा किसी किस्म की कोई गलती ना हो प्रोग्राम लिखते हुए और आप रट्टा ना लगाएं। सबसे मेन बात यह है कि आपने रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो सबसे पहले हेडर फाइल, STDIO का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और H फॉर हेडर फाइल। H एक्सटेंशन हेडर फाइल की, स्टैंडर्ड STD का मतलब स्टैंडर्ड, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, और हैश क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसके दो काम होते हैं, एक हेडर फाइल को शामिल करवाना और दूसरा सी प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देना ताकि प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले मॉडिफाई करवा लिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम मेन फंक्शन, वही हीरो, एंट्री पॉइंट, हीरो एंट्री पॉइंट, उसके बाद ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं डेलीमीटर। मेन फंक्शन को शुरू ही इससे किया जाता है, इसकी टर्म यूज होती है डेलीमीटर, करली ब्रेसेस। उसके बाद आउटपुट फंक्शन, प्रिंटफ जो है वो आउटपुट फंक्शन है। ये फंक्शन इस हेडर फाइल का है। ये जो आउटपुट का वर्ड यूज किया मैंने, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का ही तो ये फंक्शन है। स्कैन ऑफ इनपुट फंक्शन होता है प्रिंटफ,
आउटपुट फंक्शन होता है। ये देखें जो क्वेश्चन आया था कि डिक्लेरेशन पार्ट क्यों ऑप्शनल है, ये देखें जस्ट मैंने टॉप ग्रेड को इनिशियलाइज करवाया है, टॉप ग्रेड को ही जस्ट प्रॉम्प्ट करवाना चाह रहा हूं, डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं आउटपुट फंक्शन के थ्रू, तो इसमें अब मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाया, कोई डिक्लेरेशन कोई इनिशियलाइजेशन नहीं, इसलिए ये ऑप्शनल पार्ट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एंड लाइन है, रिटर्न 0 हो रहा है और उसके बाद टर्मिनेट कर देंगे मेन फंक्शन को, एंड कर देंगे डेलीमीटर के साथ ही। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, आपने इसको पूरी तवज्जो से पूरा फोकस करके समझना है ताकि आप इसको आइंदा रट्टा ना लगाएं। नेक्स्ट इसी वाले से क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड stdio.h in a C program। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करके आए। It initializes the variables in the program, A choice है। B, it defines the entry point of the program। C है, it tells the compiler where to find standard input and output functions। D है, it links external libraries to the program। जिनको लगता है कि C is the right answer, तो वो तो वेरी गुड, वो बहुत जीनियस है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हेडर फाइल जो है वो ही कंपाइलर को बताएगी। जब हम हेडर फाइल को शामिल करवाते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में, तो वो कंपाइलर को बताएगी कि इसके फंक्शंस को कहां ढूंढना है, कहां पड़े हुए हैं इसके फंक्शंस। तो इट टेल्स द कंपाइलर वेयर टू फाइंड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो बाकी सारी चॉइसेस जो लिंक करवाएगा, लिंक का काम यहाँ पे हेडर फाइल का लिंकर करवाएगा, तो वो लिंकर का काम है। बी डिफाइंस द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, तो वो मेन फंक्शन का काम है, इसलिए बी इज रॉन्ग। A initialize the variables in the program, तो वेरिएबल्स मेन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हेडर फाइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रिंटफ फंक्शन का क्या मकसद है। हेडर फंक्शन में, इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में जब हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं ऊपर उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करवाने के बाद, तो A है टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूजर, B है टू व्यू आउटपुट ऑन द स्क्रीन, C है टू डिफाइन कांस्टेंट्स, D है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो जिनको लगता है कि डिफाइन द कांस्टेंट, तो बिल्कुल भी रॉन्ग, कांस्टेंट को डिफाइन करने का मकसद जो है वो प्रिंटफ का नहीं होता। जो समझते हैं टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो उसके लिए स्कैनफ फंक्शन एज ए इनपुट फंक्शन के तौर पे यूज होता है, इसलिए इज रॉन्ग चॉइस। जो समझते हैं कि एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि वो हम कंट्रोल F9 रन करने के लिए एक शॉर्टकट यूज करते हैं। तो बी चॉइस इज राइट आंसर टू व्यू आउटपुट ऑन द स्क्रीन या डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, बी इज अ राइट आंसर। जब भी हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज करवाना होता है तो उसका मकसद होता है कि हम आउटपुट को व्यू या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। जी दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द हैश डिफाइन डायरेक्टिव इन सी प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डिफाइन डायरेक्टिव का क्या पर्पस है। क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो टाइप्स होती हैं, एक इंक्लूड जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, दूसरी उसकी टाइप होती है डिफाइन। और उसके वाले से क्वेश्चन है कि उसका क्या पर्पस होता है। ए है टू डिफाइन अ फंक्शन इन द प्रोग्राम, बी है टू डिफाइन अ कांस्टेंट और मैक्रो दैट द प्रोग्राम कैन यूज, सी है टू इंक्लूड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, डी है टू कंपाइल द सोर्स कोड इन द मशीन लैंग्वेज। और जो ये समझते हैं कि जिनको लगता है कि डी इज द राइट आंसर, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि कंपाइल करना कंपाइलर का काम होता है। जिनको लगता है टू डिफाइन अ फंक्शन इन द सी प्रोग्राम, ए चॉइस इज द राइट आंसर, तो वो भी गलत है, क्योंकि डिफाइन प्री प्रोसेसर का काम फंक्शन को डिफाइन करना नहीं होता। जो समझते हैं टू इंक्लूड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, तो वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम जरूर है, लेकिन कौन सी टाइप का, इंक्लूड का। तो बी इज राइट आंसर टू डिफाइन अ कांस्टेंट और द मैक्रो दैट द प्रोग्राम्स, क्योंकि जहां हम प्री प्रोसेसर डिफाइन यूज करते हैं वहां हम कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि पाई है या कोई और यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की टाइप्स को, दोनों का कंपैरिजन किए लेते हैं। फीचर्स है लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे, उनका डिफरेंस है। यूजेज डिफाइन कांस्टेंट, जब ये प्रीवियस स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया। और फाइल्स को इंक्लूड करवाना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम है। नेक्स्ट प्लेसमेंट कहां होगी, डिफाइन को आप कहीं भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, जबकि इंक्लूड प्री प्रोसेसर को आप स्टार्टिंग में लिखते हैं मेन से ऊपर। नेक्स्ट है टाइप्स, डिफाइन प्रोसेसर की कोई टाइप नहीं है, जबकि इंक्लूड की दो टाइप्स हैं, बिल्ट इन भी हो सकती हैं, यूजर डिफाइंड भी हो सकती हैं। बिल्ट इन आपको पता है प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट ch, गेट चे,
क्लियर स्क्रीन, इन तमाम फंक्शंस को हमने अगर कोड में लिखना है, कोड में यूज करना है, तो उसकी हेडर फाइल्स इंक्लूड करवानी पड़ती हैं। वो सारी हेडर फाइल्स जो है वो पहले से बिल्ट इन है, इंट्रिंसिक है। यूजर डिफाइन जो है वो हमारी खुद की क्रिएट की होती है, तो वो भी इसकी टाइप में हम खुद से भी कोई फंक्शन डिफाइन करके उसकी कोडिंग लिख के उसको एज ए हेडर फाइल भी सेव कर सकते हैं, तो यूजर डिफाइन भी इसकी टाइप में आ सकता है जी। नेक्स्ट हम सिंटैक्स की बात करें तो डिफाइन प्रोसेसर का है हैश डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू, जिसको अगर हम इस तरह से प्रोग्राम में कोड करेंगे, हैश डिफाइन आइडेंटिफायर जैसे कि पाई है और आगे उसकी वैल्यू भी हम लिखेंगे। तो इस तरह से हम प्रोग्राम में कोड करते हैं और उसका आप देख सकते हैं, आप जैसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर के दफा भी हमने इसको कोड किया। हैश इंक्लूड हेडर फाइल को एंगल ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे ये होती है हेडर फाइल stdio.h, या हम डबल कोड में भी लिख सकते हैं। इसका ये अनदर वे है जिसमें हम लिख सकते हैं, एक और हेडर फाइल है console input output.h, तो इसको हम डबल कोड में भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा लिखने का एक और वे है। सिंटैक्स के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जांपल के तौर पर। एग्जांपल जो ही जैसे मैंने ऊपर डिस्कस की, हैश डिफाइन पाई 3.144, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसको डिफाइन किया गया है और हम इसको प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी पोर्शन में लिख सकते हैं। जबकि हैश इंक्लूड studio.h या conio.h या map.h, इसको हम प्रोग्राम के मेन के ऊपर स्टार्ट में लिखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं बग एंड डिबग। बग और डिबग, बग एंड डिबग डिस्कस करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। बग की शुरुआत कहां से हुई, बग क्यों नाम रखा गया? जब कंप्यूटर नया नया बनाया गया था, बहुत बड़े साइज का कंप्यूटर था, आई थिंक मार्क 2 की बात है, मार्क 2 सिस्टम का नाम था और वो ओपन था, कंप्यूटर चल रहा था। एक बग जिसको हम मॉथ भी कहते हैं, उसका अनदर नेम है मॉथ, उड़ता 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 उस कंप्यूटर में आ गया और वो कंप्यूटर चलता चलता बंद हो गया। तो मैथमेटिशियंस ने देखा कि ये क्या हुआ, एकदम कंप्यूटर चलता चलता क्यों रुक गया। वो उसकी रुकने का जो वजह थी, जो रीजन थी, वो ढूंढने लग गए। उन्होंने देखा कि अंदर एक जो है वो बग या मॉथ पड़ा हुआ है और वो डेड हो गया, अंदर जाके डेड हो गया। उन्होंने देखा कि ये इसमें है, उन्होंने निकाला तो उन्होंने कहा ये तो इसमें बग आ गया। बग आने की वजह से सिस्टम जो है वो चलता चलता उसकी फंक्शनैलिटी रुक गई। तब से ये टर्म यूज होने लग गई, सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट है, अगर कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, कोई फॉल्ट, तो उसको बग का नाम दिया जाने लगा। तो आप बग को डिबग, इसलिए हम बग को डिबग करते हैं। तो उससे पहले बग को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर अ प्रोग्राम दैट कंपाइल्स फाइन बट प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट आउटपुट बिकॉज ऑफ रॉन्ग फॉर्मूला इन इंप्लीमेंटेशन, दिस इज क्लासिफाइड एज, ए है कंपाइल टाइम एरर, बी है रन टाइम एरर, सी है लॉजिकल एरर, डी है सिंटैक्स एरर। आपने क्वेश्चन को पहले फोकस करना है, पूरी स्टेटमेंट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर 4 चॉइसेस पे फोकस करना है। कभी भी आपने क्वेश्चन को देखते साथ पहली चॉइस अगर आपको ठीक लग रही है या इवन तीसरी भी लग रही है, चौथी भी लग रही है, फौरी तौर पर आपने करेक्ट चॉइस को स्किमिंग करते हुए फौरी तौर पर आपने टिक नहीं कर देना। आपने फौरी 4 चॉइसेस को पढ़ना है, क्योंकि सिमिलर आंसर्स भी हो सकते हैं, उनमें से आपने बेस्ट देखना होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एरर है या बग है जो कब आता है, जब रॉन्ग फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है? क्या आपके ख्याल में कंपाइल टाइम एरर है? जिनको लगता है कि कंपाइल टाइम एरर है तो दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कंपाइल टाइम एरर नहीं आता जब फार्मूला मिस्टेक हो, जब स्पेलिंग मिस्टेक हो या सिंटैक्स की कोई वायलेट किया जाए, तब आता है। अगर इनको लगता है कि ये सिंटैक्स एरर है तो वो नहीं है, वो कंपाइल टाइम एरर जो है वो सिंटैक्स एरर कोई की टर्म यूज होती है। कंपाइल टाइम एरर एक्चुअली कोई टर्म नहीं है, लेकिन कंपाइलेशन के वक्त जो एरर आता है वो सिंटैक्स एरर आता है। जिनके ख्याल में, जिनको लगता है कि ये बी चॉइस इज राइट, वो भी रॉन्ग है, क्योंकि रन टाइम एरर जो है वो फॉर्मूला मिस्टेक से नहीं आता, वो कोई इल्लीगल फंक्शन से आता है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉजिकल एरर, क्योंकि जब भी हमने कोड में कोई फॉर्मूला लिखते हैं और वो फॉर्मूला हमारा गलत होता है तो प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है, रन भी हो जाता है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं आता, कोई रन टाइम एरर नहीं आता, लेकिन हमारा रिजल्ट गलत जरूर आ जाता है। तो उस रिजल्ट गलत आने से हमें पता चलता है कि हमारा जो एरर है वो लॉजिक की गलती की वजह से है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, which error occurs when the compiler encounters a problem translating the C source code into an executable? A है syntax error, B है runtime error, C है logical error और D है linking error। तो जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन को देखते हुए linking error is the right answer, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि linking error तो कोई एरर होता ही नहीं है।
लिंकिंग एरर कोई टाइम यूज नहीं होती, लिंक करवाते हुए अगर कोई होती है तो लिंकिंग एरर नहीं है, वो प्रॉब्लम आ जाती है हेडर फाइल्स के हवाले से। अगर आपको लगता है कि इसमें रन टाइम एरर है तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि रन टाइम एरर आता ही तब है जब इलीगल फंक्शन परफॉर्म हो रहा हो। अगर उनको लगता है कि ये लॉजिकल एरर है तो लॉजिकल एरर रॉन्ग लॉजिक की वजह से, रॉन्ग फॉर्मूला की वजह से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर होता ही तब है जब आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक, आपका कोई, आपने कोई रूल्स, प्रोग्रामिंग सिंटैक्स को, उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया होता, आपने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया होता, आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई होती, आपने कोई डबल कोट नहीं लगाया होता, आपने कोई सिंगल कोट नहीं लगाया होता, तब ये एरर आता है। तो ए इज अ राइट आंसर। अब आगे हम डिस्कस करेंगे बग और डिबग की थोड़ी डिटेल को, कि बग और डिबग की स्टोरी मैंने आपको सुना दी। तो बग के 3 टाइप के एरर्स, जिसके बारे में हमें क्वेश्चंस भी हमने देखे, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। उसी के बारे से क्वेश्चन एक बार फिर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट टू फाइंड? कौन सा एरर इन सब में मुश्किल है डिटेक्ट करना? क्या सिंटैक्स एरर है, ए चॉइस, बी है लॉजिकल एरर, सी है कंपाइलेशन एरर, डी है मिसिंग हेडर फाइल। तो जिनको लगता है कि सबसे मुश्किल फाइंड करना है कि हेडर फाइल अगर मिस है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि अगर हेडर फाइल ही मिस है तो हमारा लिंकिंग के वक्त ही प्रोग्राम जो अब लिंक ही नहीं होगा, कंपाइल हो जाएगा लेकिन लिंकिंग प्रॉब्लम होगा। जिनको लगता है कि कंपाइलेशन एरर है तो कंपाइलेशन एरर के बारे में मैंने बताया कि ये कोई टर्म यूज ही नहीं होती। जिनको लगता है कि सिंटैक्स एरर है तो सिंटैक्स एरर जो है वो कंपाइलर आपका डिटेक्ट करवा देता है फौरी जहां जिस लाइन में आपकी गलती होती है वो फौरी डिटेक्ट करवा के हाईलाइट कर देगा कि आपकी फलान नंबर लाइन में मिस्टेक है, कि आपने ब्रैकेट नहीं लगाई, डबल कोट नहीं लगाया, सिंगल कोट नहीं लगाया। तो ए भी रॉन्ग चॉइस है। तो जिनको लगता है कि लॉजिकल एरर, बी चॉइस भी बी रह गई है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि लॉजिकल एरर कंपाइलर नहीं बता पाता। कंपाइलर हमें सिर्फ सिंटैक्स एरर बताता है क्योंकि हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया होता। लॉजिकल एरर हमें खुद ढूंढना पड़ता है, कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, और वो इसीलिए हमारे लिए फाइंड करना सबसे हार्डेस्ट है, क्योंकि हमें सारा प्रोग्राम शुरू से लेके एंड तक देखना पड़ता है कि हमने कहां मिस्टेक की है, कहां हमारी लॉजिक गलत है, कहां फॉर्मूला मिस्टेक है, तो तब हमें लॉजिकल एरर का पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामर फिक्सेस वन बग बट इंट्रोड्यूस अनदर। तो इसको क्या कहेंगे ऐसी सिचुएशन को कि एक प्रोग्रामर ने एक बग रिमूव कर दिया प्रोग्राम में, स्टार्ट में, फिर से बग आ गया, दूसरे को किया फिर से बग आ गया, अगर मजीद बग को दूर कर रहा है फिर से आ रहा है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? ए है सिंटैक्स चेनिंग, बी है बग प्रोपगेशन, सी है डिबगिंग फेलियर, डी है लॉजिकल लूप। तो आपने कमेंट्स में फौरी आंसर करना है कि इनमें से कौन सा ऐसी सिचुएशन होगी। जिनके ख्याल में सिंटैक्स चेनिंग है तो वो रॉन्ग है। सिंटैक्स चेनिंग कोई सिचुएशन नहीं है, ये इररेलेवेंट है। अगर डिबगिंग फेलियर है तो वो भी नॉट रेलिवेंट है, ये टर्म यूज ही नहीं होती। लॉजिकल लूप है तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि जब हम एक एरर, कोई प्रोग्रामर एक एरर को रिमूव करने के बाद दूसरा एरर फेस करना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं बग प्रोपगेशन। यानी कि नेस्टेड इफ अगर आप यूज कर रहे हैं तो इफ, आउटर इफ के बाद, आउटर इफ के आपने एरर को दुरुस्त किया है तो आपके अंदर इनर इफ में एरर आ गया, इनर को किया है तो आउटर में आ गया, इनर इफ हो गया तो उसके अंदर इफ लगाई हुई थी उस कंडीशन में एरर आ गया, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं बग प्रोपगेशन। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है हमारी, अनस्ट्रक्चर्ड वर्सेस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ये भी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 स्टार इसकी इंपॉर्टेंस है, इसमें से भी जो है एग्जामिनर है वो एंट्रेंस टेस्ट में एग्जाम क्वेश्चन जो है सेट करता है। तो हम इसको कांसेप्ट को समझते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच स्टेटमेंट इज लॉजिकली इनकरेक्ट? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इंप्रूव्स रीडेबिलिटी, बी है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज इजी टू डिबग, सी है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, डी है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में लीड टू स्टैटिक कोड। तो आपके ख्याल में क्या होगा? जिनको लगता है कि ए हो सकता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इंप्रूव्स रीडेबिलिटी, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बिल्कुल रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है, लेकिन हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, लॉजिकली इनकरेक्ट, ये तो राइट बात है ना, हमने यही बात है कि आपने जब स्टेटमेंट को देखना है तो ये ना हो कि आप उलट जवाब दे दें, आपको लगे कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है तो आप पहले ही, जैसे मैं भी अभी पहले को राइट करने लगा था कि मुझे लगा कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है तो मैं थोड़ा पॉज लिया, मैं उसी को करेक्ट करने लगा था, फिर मैंने जब उसमें नजर डाली तो वो हमने लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है,
तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग तो रीडेबिलिटी को इंप्रूव करती है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर वे में है, ऑर्गेनाइज वे में है, तो आपकी रीडेबिलिटी क्लियर हो जाती है। तो ये ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन हमारी चॉइस रॉन्ग है। जिनको लगता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि ये भी सही बात है, लेकिन हमने इनकरेक्ट बात ढूंढनी है। जिनको लगता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में लीड टू स्पेक्टिक कोड, तो वो भी बिल्कुल रॉन्ग है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में लीड टू स्पेक्टिक कोड, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो स्पेक्टिक क्या होती है, वो आड़ी तिरछी, जैसे स्पेक्टिस आप खाते हैं ना, आप तो बड़े मजे से स्पेक्टी खाते होंगे। स्पेक्टिस जो है वो कोड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग उसी की तरह लगती है। जब हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो वो एक तिरछी सी आड़ी तिरछी सवैयों की तरह स्पेक्टी की तरह होती है, तो एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं होती। तो ये भी बात ठीक है, इसलिए हमारी चॉइस रॉन्ग है। अगर लॉजिकली इनकरेक्ट देखें तो पीछे बी चॉइस हमारी रह गई, वो राइट चॉइस है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज इजी टू डिबग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को डिबग करना बहुत मुश्किल होता है। एक उलझे हुए प्रोग्राम को स्पेक्टी की तरह उलझा हुआ प्रोग्राम, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं आसानी से। तो यही इनकरेक्ट बात है कि ये बात लिखी हुई है, गलत बात लिखी हुई है, उसी हमारी चॉइस इज बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following programming practices is most likely to cause difficulties in maintenance and debugging? A है using functions and breaking down the program into smaller modules. B है using one large block of code and global variables. C है keeping code organized and well commented. D है using libraries and reusable code. ये भी एक क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, आप यकीनन इसमें ट्रैप हुए होंगे। आपने इसको स्टेटमेंट को पूरे गौर से पढ़ के फिर चॉइसेस को देखना है। हमने क्या ढूंढना है इसमें, ऐसी प्रैक्टिस जो वजह क्या बन रही है, मेंटेनेंस और डिबगिंग में मुश्किलात का बाइस बन रही है। जिनको लगता है यूजिंग फंक्शंस एंड ब्रेकिंग डाउन द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स, तो ये तो मुश्किलात का बाइस नहीं बन रही है, इज रॉन्ग। ये बात ठीक है, क्योंकि अगर हम फंक्शन को यूज करते हैं, प्रोग्राम को डाउन करते हैं, तो ये हमारे लिए मेंटेनेंस और उसको मुश्किलात का बाइस तो नहीं बन रही, इसलिए रॉन्ग चॉइस है। जिनको लगता है कि मॉड्यूलर लाइब्रेरीज और रीयूजेबल कोड जो है हमारे लिए मेंटेनेंस करने में और डिबगिंग करने में मुश्किलात का बाइस है, तो वो भी गलत है। जिनको लगता है कीपिंग कोड ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल कमेंटेड, यानी कि कोड को ऑर्गेनाइज महज कर लें, वेल कमेंटेड कर लें, तो हमारे लिए मुश्किलात का बाइस होगी, तो वो भी गलत है। ये तो सारी हमारे लिए फैसिलिटेट करेंगी, हमारे लिए आसानी पैदा करेंगी, इसलिए तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग चॉइसेस हैं। बी इज द राइट चॉइस, क्योंकि यूजिंग वन लार्जर ब्लॉक ऑफ कोड एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, अगर हम एक ही कोड का ब्लॉक लिखेंगे और वेरिएबल्स ग्लोबल वाइज डिक्लेयर कर लेंगे और एंटायर लॉजिक एक ही मेन में लिख देंगे, तो वो हमारे लिए प्रोग्राम को डिबग करने में और मेंटेनेंस में मुश्किलात का बाइस बनेगा, इसलिए बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम इसका डिफरेंस देखते हैं, स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले एक पिक्चर आपके सामने, ये मेन फंक्शन है और ये स्पेक्टिस है, ठीक है, ये स्पेक्टिस है। स्पेक्टिस में क्या हो रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोग्रामिंग हो रही है, मेन के अंदर ही सारी लॉजिक है, ठीक है। और जब मेन में सारी लॉजिक है तो आपके लिए मुश्किल है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आपने एक कैलकुलेटर पे प्रोग्राम बनाना है, आपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं, अरिथमेटिक फंक्शंस हैं, मैथमेटिक्स एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस ऑपरेशन है, आपने परफॉर्म करवाने हैं। तो अगर आप मेन में ही सारे फंक्शंस लिख देते हो, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो, अगर आपका कोई भी किसी एक में भी एरर आ जाता है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में, तो आपके सारे के सारे फंक्शंस ही नहीं चलेंगे, आपका पूरा प्रोग्राम ही कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि वहीं पे एरर आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप फंक्शंस बनाते हो, मॉड्यूल्स बनाते हो, आप प्रोग्रामिंग कर लेते हो, सब प्रोग्रामिंग कर लेते हो, मेन फंक्शन को डिवाइड कर लेते हो, तो आप फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, आप एडिशन का अलग से फंक्शन बना लो, सब्ट्रैक्शन का अलग फंक्शन बना लो, मल्टीप्लिकेशन का अलग बना लो, डिवीजन का अलग बना लो, मॉडुलस का अलग बना लो। तो आपका अगर एरर किसी एक में, सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आ भी जाता है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, प्रोग्राम के चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ उसी में एरर होगा, बाकी 3 के 3 फंक्शन या 4 फंक्शन या 5 फंक्शन वो चलेंगे। तो किसी एक में प्रॉब्लम होने की वजह से बाकी लॉजिक डिस्टर्ब नहीं होगी,
इसलिए इसका ये फायदा होता है कि जब आप एक इंटायर लॉजिक को सब लॉजिक्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है। इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट इसी वाले से क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज मोस्ट ट्रिकी बट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रिकी है लेकिन ठीक भी है? ए है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स नेवर यूज लूप्स। बी है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स कैन नॉट रन। सी है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ गोटू। डी है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज फास्टर। मैंने प्रीवियस स्लाइड में अभी स्ट्रक्चर और उनका हमने कंपैरिजन देखा है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपने कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत फोकस करके आपने राइट चॉइस बतानी है। जिनके ख्याल में ए है कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स नेवर यूज लूप्स, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में तो हम फंक्शंस, लूप्स, कंडीशन सब यूज कर सकते हैं। जिनके ख्याल में बी है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स कैन नॉट रन, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग रन ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं रन हो सकती? अगर आपने एंटायर लॉजिक भी लिखी है लेकिन एरर्स नहीं है तो वो चलेगा। जिनके ख्याल में डी है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज फास्टर, तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के स्लो है, फास्टर नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। सी चॉइस विल बी अ राइट आंसर। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्ट्रिक्ट द यूज ऑफ गो टू। गो टू का मतलब होता है गो टू स्टेटमेंट हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर में, एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में जंप करवाने के लिए गो टू स्टेटमेंट यूज की जाती है, और ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का पार्ट होती है। इसलिए जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है वो गो टू के इस्तेमाल को, इस तरह की स्टेटमेंट्स के यूज को कम करती है, उसको अवॉइड करती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following would improve an unstructured program and make it more like structured programming? यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को स्ट्रक्चर की तरह बना देगी? ए चॉइस है रिप्लेसिंग लूप्स विद सिंगल ब्लॉक कोड। बी है इंट्रोड्यूसिंग फंक्शंस एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट्स। सी है यूजिंग मोर ग्लोबल वेरिएबल्स टू मैनेज प्रोग्राम स्टेट। डी है एलिमिनेटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो आपके ख्याल में इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर वे में ले आएगी? जिनके ख्याल में, जिनको लगता है कि सी है यूजिंग मोर ग्लोबल वेरिएबल्स टू मैनेज प्रोग्राम स्टेट, तो ज्यादा ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने से ऐसा होगा, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, फिर भी वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ही रहेगी। जिनको लगता है एलिमिनेटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हुई है उनको एलिमिनेट करना है तो स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो वो भी रॉन्ग है। जिनको लगता है रिप्लेसिंग लूप्स विद सिंगल ब्लॉक कोड, यानी लूप को अगर रिप्लेस कर देंगे सिंगल कोड से तो वो तो मोर अनस्ट्रक्चर्ड बन जाएगी, तो ए चॉइस भी रॉन्ग है। तो पीछे बी चॉइस रहेगी जो कि राइट चॉइस है, कि अगर हम फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एक्सेसिव यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट्स को हम इस्तेमाल नहीं करते, उससे हम बचते हैं, अवॉइड करते हैं, तो हमारी ऐसी सिचुएशन जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में ढाल देगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द लेक्चर, उम्मीद है कि आपको आज सी लैंग्वेज की बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आपने को किसी किस्म का कोई भयानक सपना नहीं आएगा, आप इंशाल्लाह हकीकत में जिएंगे और कोडिंग के साथ जिएंगे, कोडिंग को हैक करके जिएंगे, कोडिंग को क्रैक करके जिएंगे। आपने अब क्या करना है कि आपने टॉप ग्रेड की ऐप पे जाना है, टॉप ग्रेड की ऐप पे जाके मेरे इस लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है, और उस पे मैंने आपके लिए आज के लेक्चर के हवाले से बहुत मजे से क्वेश्चन बना के एक टेस्ट बनाया हुआ है, वो आपने टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, और उस टेस्ट की डिस्कशन भी मैं अलग से एक वीडियो में करवाऊंगा। तो तब तक मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।